Hello students, welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This your science period. Today we have start in chapter number 7 in a atomic theory. Next topic is ionic radius. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा आयनिक रेडियस के बारे में। तो हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए हम एलिमेंट की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस किया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, आयनिक रेडियस तो आपको बाद में पता होगा, पहले ये बताओ आयन क्या होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयन? आपने क्लास 9th के अंदर पढ़े होंगे आयन क्या होते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयन? कि जब हमारे पास कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है, दैट इज नोन एज ए, वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा? आयन की फॉर्म में चेंज होता है। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या है, कोई भी एटम है हमारा, मान लो, ठीक है, अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? ले लेता है। तो वो किसकी फॉर्म में चेंज हो गया? आयन की फॉर्म में। मान लो एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन अपना किसी दूसरे को देना चाहता है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। तब भी वो किसकी फॉर्म में आएगा? आयन की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो हमारे पास एक एटम आयन कब बनता है? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे बेटा? डोनेट करे या टेक करे। ठीक है, दैट इज नोन एज ए, वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा? आयन की फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या होता है, सुनो ध्यान से। व्हेन एन एटम लूज और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन देन आयंस आर फॉर्म्ड। ये मैंने आपको अभी बताया है कि जब हमारे पास एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन या तो लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन क्या करे? गेन करे। कितने? वन या मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है? आयंस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। आयंस मीन्स उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज लग जाता है। कैसे? मान लो कि मैंने आपको बता रखा है Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, इसलिए इसके ऊपर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज आया। Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? डोनेट कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर रहा है, दे रहा है किसी को, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है उसके ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। और इसके अंदर मैंने आपको बता रखा है, जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी को देगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या चार्ज आए? पॉजिटिव चार्ज आए, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? कैटायन बोलते हैं। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और उसको क्या बोलते हैं बेटा? अनायंस बोलते हैं। ठीक है, ये आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो आयंस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। आयन क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, कैटायन और अनायन। कैटायन कब आएगा? जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अनायन कब आएगा? जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, द रेडियस ऑफ एन आयन इज नोन एज ए आयनिक रेडियस। और जब हमारे पास एक एटम आयन की फॉर्म में चेंज हुआ, ठीक है, जब एक एटम आयन की फॉर्म में चेंज हुआ तो उसकी शेल में क्या होगा? चेंजिंग आएगी। उसकी शेल या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। तो जो हमारे पास आयन बन रहा है, अब उसकी हमने क्या निकालनी है? रेडियस निकालनी है। तो उसी को क्या बोलते हैं? आयनिक रेडियस। ठीक है, तो आयनिक रेडियस का मीनिंग क्या होता है? जो हमारे पास एटम से वो किसकी फॉर्म में चेंज हो रहे हैं? आयन की फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, उसकी जो डिस्टेंस होती है, उसकी जो डिस्टेंस होती है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक, उसी को बोलते हैं बेटा आयनिक रेडियस। ओके, जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। जैसे हमारे पास क्या है? कैटायन है। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कैटायन के बारे में। और मैंने आपको बताया था कैटायन क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। देखो कैटायन क्या है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन एटम रिलीज और लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन। कैटायन कब बनता है हमारे पास? जब हमारे पास एटम क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन या तो रिलीज करे या लूज करे, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बनता है बेटा? कैटायन बनता है।
एग्जाम्पल किसका है, सोडियम का है। ये मान लो कि हमारे पास क्या है, एटम है, ये हमारे पास सोडियम क्या है, एटम है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, कैटायन की फॉर्म में चेंज हो गया। इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज या लूज करे, तो उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने किसी को शेयर कर दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, शेयर कर दिया। तो ये देखो यहाँ पे इसका साइज जो था, सोडियम का साइज जो था बहुत ज़्यादा बड़ा था, ठीक है, लेकिन जब ये कैटायन की फॉर्म में चेंज हुआ तो इसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। कैसे छोटा हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, हमारे पास जो एटम था, सोडियम एटम था, जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, लूज किया, तो उसके साइज में भी क्या आया, चेंज आया। कैसे, मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी होगी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये वाली, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1। इतने क्यों भरे, क्योंकि सोडियम का नंबर कितना होता है, 11 होता है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1, ठीक है। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी शेल में क्या आएगा, चेंज। सिर्फ कितनी शेल बचाएंगी, पहले 3 थी, अब कितनी बच गई, 2 और 8, सिर्फ 2 शेल बच गई, ठीक है। तो इसका मीनिंग, पहले हमारे पास मान लो कि ये सोडियम एटम है, ये सोडियम एटम, पहली शेल में हमने कितने भर दिए, 2, दूसरी में 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। पहली में 2 भर दिए, दूसरी में 8, और लास्ट वाली में कितने भर दिए हमने, लास्ट वाली जो बची है उसके अंदर मैंने 1 भर दिया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 शेल है हमारे पास, ठीक है। ये था सोडियम एटम, इसका साइज। लेकिन अब मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर से लूज कर दिया। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लूज कर रहा हूँ, अब देखो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लूज कर दिया, तो अब साइज में क्या आया, चेंज आया। पहले साइज क्या था, इतना बड़ा था, ठीक है, लेकिन जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाएगी, ये रिमूव हो जाएगी, थर्ड शेल। अब आउटर मोस्ट शेल कौन सी बचेगी, सिर्फ सेकंड शेल बचेगी। तो इसका मीनिंग, जब हमारे पास सोडियम एटम किसकी फॉर्म में चेंज हुआ, कैटायन की फॉर्म में चेंज हुआ, तो इसके साइज में भी क्या आएगा, चेंज आएगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, हमेशा जो पेरेंट एटम होता है, जो पेरेंट एटम होता है उससे से हमेशा छोटा होता है किसका साइज, कैटायन का साइज। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम के अंदर कि आप बताओ कि पेरेंट एटम से हमारे पास कैटायन का साइज जो है हमेशा छोटा क्यों होता है। तो इसके पीछे आप क्या रीज़न बताओगे कि जब हमारे पास मान लो कि फॉर एग्जांपल इस एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हमारे पास उसका साइज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ओके। उसकी आउटर शेल जो थी वो रिमूव हो गई है, क्योंकि इसके अंदर क्या था, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था, तो ये शेल क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये 2 शेल बचेंगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कैटायन का साइज है अपने पेरेंट एटम से वो क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है, ओके। एनी रीज़न, ओके। तो ये आपने देख लिया इसके अंदर। अब देखो ये तो एटम का एटॉमिक रेडियस कितना है, 186 पिकोमीटर। P मीन्स पिको, M मीन्स मीटर। तो एटॉमिक रेडियस को हमेशा मैंने आपको बताया था पीछे भी, एटॉमिक रेडियस को हम पिकोमीटर में या एनास्ट्रॉन्ग में या नैनोमीटर में हम क्या करते हैं बेटा, मेज़र करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा हमारे पास क्या होता है, मेजरमेंट वाला सिस्टम होता है। एटम को ऐसे थोड़ी मेजरमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको स्मॉल यूनिट में मेजरमेंट करते हैं, नैनोमीटर में, एनास्ट्रॉन्ग में या पिकोमीटर में हम इसको मेजरमेंट करते हैं। तो पहले एटॉमिक रेडियस कितना था, 186। जब उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब उसका आयनिक रेडियस कितना बच गया बेटा, 95 पिकोमीटर, ठीक है। तो आप इसी से पता लगा सकते हो कि हमारे पास इसके साइज में क्या आया, चेंजेस आया। इसलिए कैटायन का साइज जो है अपने पेरेंट सेल से क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा आयनिक रेडियस के अंदर अनायन, हमने कैटायन पढ़ लिया है, अब अनायन के बारे में पढ़ेंगे। अनायन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। व्हेन एन एटम गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन देन आयंस आर फॉर्म्ड, ठीक है। कि जब हमारे पास कोई एटम, ठीक है, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेता है, टेक करता है, ठीक है, या गेन करता है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाता है बेटा, एटम आयंस की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और वो उस आयन को क्या बोलते हैं हम बेटा, अनायन बोलते हैं। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा, नेगेटिव चार्ज आता है,
ओके। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल इंक्रीज ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अनायंस एंड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज। देखो यहाँ पे क्या कहना चाहता है ये कि हमारे पास हम किसी से बाहर से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो नंबर ऑफ शेल हमारे पास क्या होंगी बेटा, बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। बाहर से इलेक्ट्रॉन लेते जा रहे हैं, तो इसका मीनिंग इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, ये मैंने आपको बता दिया था। किस लिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन क्या करते हैं, ये बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच में क्या करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होती है। ये वाला जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर क्या होते हैं बेटा, प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन किसको अट्रैक्ट करते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जैसे शेल बढ़ेगी, जैसे जैसे क्या होगा बेटा, शेल बढ़ेगी तो हमारे पास प्रोटॉन मीन्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगी बेटा, कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे शेल बढ़ेगी तो हमारे पास क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक के इलेक्ट्रॉनों का होता है। ठीक है, इनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जैसे जैसे हमारे पास शेल बढ़ेंगी तो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या होगी, कम होती जाएगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, सुनो ध्यान से। अब अनायन है तो अनायन में मैंने ले लिया क्लोरीन। ठीक है, अनायन में ले लिया क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया, एक एटम क्या किया, बाहर से लिया। ठीक है, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया बेटा, बाहर से लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगी तो क्या होगा, यहाँ पे देखो हमारे पास क्या हो रहा है, ये अनायन की फॉर्म में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्लोरीन एटम किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, क्लोरीन अनायन की फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले साइज कितना था, बिल्कुल छोटा था, अब साइज क्या हो गया, बढ़ गया। क्यों बढ़ा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले 2, 8, 7 3 शेल हैं, तो अब भी कितनी हैं, 3 शेल हैं। पहले भी 3 शेल थी, 1, 2, 3, अब भी कितनी है, 3 शेल है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्लोरीन का पेरेंट एटम है, ठीक है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, बाहर से लेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमें ये बताओ कि जो अनायन का साइज होता है वो बड़ा क्यों होता है पेरेंट एटम से, कि अनायन का साइज जो है वो बड़ा क्यों होता है पेरेंट एटम से। तो आप क्या कहोगे, इसके पीछे क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जब कोई एटम क्या लेता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कैटायन का जो साइज है, सॉरी अनायन का जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, किससे, पेरेंट एटम से। ठीक है, तो इसमें एटॉमिक रेडियस क्या है, एटम का एटॉमिक रेडियस 99 पिकोमीटर है। और यहाँ पे देखो आयनिक रेडियस क्या होगा इसका, 181 पिकोमीटर। मीन्स यहाँ पे रेडियस क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, लेगा, तो इसका आयनिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास बेटा वो क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारे पास है क्या, सुनो ध्यान से। इसका मीनिंग क्या होता है, अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब एटम को किसी इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके ऊपर क्या, कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है या नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास कोई एटम बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर मान लो कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है या किसी को डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज की ही बात करेंगे। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, कैटायन की। ओके, तो इस केस के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर हमारे पास किसकी बात हो रही है बेटा, कैटायन की बात हो रही है। ओके, कैसे, मान लो कि हमारे पास कोई एटम है, अगर उसको अपने इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, लूज़ करने हैं, या किसी को हमारे पास इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास
अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो चीज़, जो चीज़ उसको करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मान लो किसी एटम के हमने इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं तो उसको हमें कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। हम उसको कुछ ना कुछ एनर्जी देंगे जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, रिमूव करेगा, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो हमारे पास सिर्फ इतना ध्यान रख लेना इसके अंदर कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो लूज करते हैं हमारे पास, ठीक है, जो हम एनर्जी दे रहे हैं जिसकी वजह से एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो सिर्फ किस स्टेट में हो सकता है, सिर्फ गैसियस स्टेट के अंदर ही ये सिस्टम हो सकता है, दूसरी स्टेट के अंदर सिस्टम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल of the isolated gaseous atom of the element to convert atom into the gaseous cation, the energy is required in this process, so it is the value is always positive। देखो यहाँ पे क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी हमारे पास कि हमें इतनी अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकें, एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकें, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकें, इतनी हमें अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ही कंडीशन है हमारे पास कि वो जो हमारे पास एटम होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए, ठीक है। याद रख लेना वो कौन सा एटम होना चाहिए हमारे पास बेटा, गैसियस एटम होना चाहिए। ओके, मान लो कोई गैसियस एटम है, उसी के हम इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं कुछ ना कुछ एनर्जी देके। ओके, तो हमारे पास कोई ना कोई गैसियस एटम है। ओके, हमने क्या किया, गैसियस एटम के अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, उसको कुछ अमाउंट की एनर्जी हम देंगे जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा बेटा, लूज कर देगा, और उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, हर बार वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड कर रहा है, हमें एनर्जी की जरूरत होती है इस प्रोसेस के अंदर। तो इसलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है इसकी जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, याद रख लेना। आयनाइजेशन एंथैल्पी की हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहेगी क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमेशा हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की। ओके, अब आपको इसके अंदर ये पता लग गया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। अब सुनो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग जाएगा। एक कोई न्यूट्रल एटम है हमारे पास, ठीक है, न्यूट्रल एटम को हमने क्या दिया बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी दी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मीनिंग हमने उसको एनर्जी दी, इस एटम को हमने एनर्जी दी, और जब ये इसने एनर्जी ली तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, ठीक है। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया या रिलीज किया तो ये किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कैटायन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया है, लूज कर दिया है। तो सिर्फ यहाँ पे किस केस में हो सकता है, गैसियस एटम के केस में हो सकता है कि गैसियस एटम के केस में हम उसको क्या दे रहे हैं बेटा, एनर्जी दे रहे हैं, इतनी अमाउंट की एनर्जी दे रहे हैं जिसकी वजह से वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, और खुद किसकी फॉर्म में चेंज हो रहा है, कैटायन की फॉर्म में चेंज हो रहा है। दैट प्रोसेस इज नोन एज ए आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर क्या होता है, हमें इतने अमाउंट की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दे बेटा, लूज कर दे, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या होता है, सुनो ध्यान से। इसके अंदर हम काफ़ी तरह की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, लेकिन हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वन बाय डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, या थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। सुनो ध्यान से, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल एटम इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। सुनो ध्यान से, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि एक न्यूट्रल एटम से हम क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें और उसको किस में चेंज कर दें, कैटायन की फॉर्म में चेंज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी या फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके,
तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पता लग गया क्या होता है। सेकंड देखो, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैटायन, इट इज कॉल्ड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सुनो ध्यान से। हमने पहले क्या किया था, एक न्यूट्रल एटम था, ओके, तो न्यूट्रल एटम को हमने एनर्जी दी, उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दिया और कैटायन की फॉर्म में चेंज हो गया। यहाँ पे ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। सेकंड में क्या होगा, इसी कैटायन, ये जो कैटायन बन रहा है हमारे पास, ये कैटायन क्या करेगा, इसको हम और एनर्जी देंगे, इसी कैटायन को और एनर्जी देंगे, ये अपना एक और इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब इसको और एनर्जी दी, इसने एक और अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, कैटायन की फॉर्म में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, सिमिलरली हमने क्या किया, दी एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी कैटायन, इट इज कॉल्ड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है कि हमने क्या कर दिया, फिर पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था, कैटायन की फॉर्म में चेंज हुआ था, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर हमने कैटायन को एक और एनर्जी दे दी, तो इसने क्या कर दिया, एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो वो होगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, हमने इसको और ज़्यादा एनर्जी दे दी, तो इसने जो थर्ड इलेक्ट्रॉन था वो भी क्या कर दिया बेटा, लूज कर दिया, कहाँ से, कैटायन से, तो इसको क्या बोलेंगे, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमने इसके अंदर क्या डिस्कस कर लिया, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस कर ली, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस कर ली, एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिस्कस कर ली है, ओके। फिर आगे देखो, अब इसकी जो ऑर्डर है वो कैसे लेंगे हम, इसका जो ऑर्डर है वो कैसे लेंगे, सुनो ध्यान से। इसका ऑर्डर हमेशा ऐसे आएगा, पहले सबसे ज़्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, किसको, थर्ड वाले को, फिर सेकंड वाले को, फिर फर्स्ट वाले को। ऐसे ही था ना, सबसे पहले कौन सा निकाला था, फर्स्ट वाला। तो हमने क्या किया था, कुछ एनर्जी दी थी, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया, तो सबसे कम एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। इसलिए मतलब हमारे पास जो ऑर्डर आएगा ऐसे आएगा, सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, तो थर्ड, सेकंड और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ओके। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी इसके समझ में आगे होंगे। तो ये था हमारे पास बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। दोबारा से फिर देख लो, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है, कि हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, उसको हमने क्या दिया बेटा, इतनी अमाउंट की हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है कि ये जो न्यूट्रल एटम है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। जब इतनी अमाउंट की हमने इसको एनर्जी दे दी और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया, उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, ओके। और ये किसकी फॉर्म में चेंज हो गया, कैटायन की फॉर्म में चेंज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, ओके, ये था। फिर हमने किया फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, यही थी जो मैंने अभी बताया है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी कि कैटायन को और एनर्जी दें, ये एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, सेकंड। थर्ड क्या हो गया, कैटायन को और ज़्यादा एनर्जी दें, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन भी लूज कर दे, तो ये क्या हो गया, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसके अंदर जो ऑर्डर आएगा, सबसे पहले ये, फिर उससे बाद ये, उससे बाद ये, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसको चाहिए, उससे कम इसको चाहिए, उससे कम इसको चाहिए। ये तो था हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। अब लेकिन हमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर पढ़ना था कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस होगा, अब अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकालो, सभी निकालो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है देखो, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, पीरियड आते हैं। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, ग्रुप आता है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेफ्ट टू राइट। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकालो अपनी बुक के अंदर। अब देखो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है क्या वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, बताओ। हमारा एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पे हमेशा क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है। अगर हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा,
ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के बाहर निकलने की या इलेक्ट्रॉन रिमूवल की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब हमारे पास एटॉमिक रेडियस कम होने की वजह से, एटम का रेडियस कम होने की वजह से उसके अंदर न्यूक्लियस और किसके बीच में, इलेक्ट्रॉनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, मुश्किल से निकलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन मुश्किल से निकलेंगे तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मीनिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर हम क्या जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, किसके अंदर, पीरियड के अंदर, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी पास आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। इसके पीछे की वजह क्या है, एटॉमिक रेडियस कम होता है, एटम का साइज कम होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉनों को निकालने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टली होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनों को निकालने में अगर दिक्कत होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनों को तो निकालना ही निकालना है, उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा एनर्जी देंगे तो हमारे पास क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ही ये होता है कि हमें एनर्जी देनी है, और कितनी एनर्जी देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये तो था लेफ्ट टू राइट। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देखो टॉप टू बॉटम, ठीक है। अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या आता है, ग्रुप आता है, ओके। दो ही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जाने पर हमारे पास क्या आता है, ग्रुप आता है। और आपको पता है इसके अंदर एटम का साइज क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल क्या होंगी, ज़्यादा बढ़ेंगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या निकलेंगे, ईजी से निकलेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ईजी से निकलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी है वो कम देनी पड़ेगी, और ईजी से हमारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, तो वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल सिंपल वे में। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहले हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़े थे, अब हम करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, सुनो ध्यान से, यहाँ पे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन एडेड टू द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ द एलिमेंट्स टू कन्वर्ट एटम इनटू द गैसियस अनायन, सो इट्स वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड अपॉन दी दैट टाइप ऑफ एलिमेंट। देखो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती क्या है, सुनो ध्यान से, कि हमारे पास क्या हो रहा है, पीछे वाले में हम क्या कर रहे थे, आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर, कोई बताएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर हम क्या कर रहे थे, हमें एटम जो था उससे इलेक्ट्रॉन लूज करना था, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना था। तो हम एनर्जी क्या कर रहे थे बेटा, उसके अंदर हमें इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकें, वो था आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर। इसके अंदर बिल्कुल उससे अपोजिट है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नाम से पता लग रहा है गेन एंथैल्पी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, एटम को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड करना है, बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है। किसी एटम को बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या करना है बेटा, लेना है। अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना है तो अपनी एनर्जी इसको क्या करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है कि कितनी अमाउंट की ये एनर्जी रिलीज करे, कितनी अमाउंट की ये एनर्जी रिलीज करे जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करे, ठीक है। कि कोई एटम है अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता है तो उसको कितनी एनर्जी अपने में से रिलीज करनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है कि कोई एटम है उसको एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करना है, ठीक है, अपने में ऐड करना है, तो उसको कितनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल सिंपल, ओके। नेक्स्ट देखो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ इसके अंदर कंडीशन मैंने सिर्फ आपको बताया था, कंडीशन क्या होनी चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए, ओके। कंडीशन हमारे पास बेसिकली सेम रहेगी, पीछे वाले में भी सेम थी, इस वाले में भी सेम है कि गैसियस एटम ही होना चाहिए। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसकी एनर्जी रिलीज कर सकते हैं और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं, ओके।
और इसकी जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव भी रह सकती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दोनों तरफ वेरी कर रही है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है वो किस टाइप का एलिमेंट है, ओके। अब देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रल एटम है हमारे पास, किसकी स्टेट में, गैसियस की स्टेट में। न्यूट्रल एटम है गैसियस की स्टेट में। अब ये अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता है, तो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इतनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, ठीक है। कितनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज करे कि अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर ले, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और वो जो हमारे पास एटम है वो किसकी फॉर्म में चेंज हो जाएगा बेटा, अनायन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जिसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और वो भी क्या होगा, गैसीय स्टेट की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ओके। अब इसके अंदर ये देखो प्लस में दे रखा है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए अपनी एनर्जी छोड़ रहा है, रिलीज कर रहा है, ओके। दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। अब इसके अंदर देखो, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उठा ली है सभी ने। अब देखो इसके अंदर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, पीरियड आता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास पीरियड आता है, और उसके अंदर देखो एटम का जो साइज है वो क्या होता है, कम होता है। एटम का एटॉमिक साइज जो है अगर कम होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज़्यादा बढ़ेगी। अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी तो हमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर से लेने में दिक्कत आएगी। मतलब बाहर से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ओके। अब देखो टॉप टू बॉटम आने पर क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होगा। टॉप टू बॉटम आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एटम का साइज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ शेल क्या होंगी, बढ़ेंगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ईजी से क्या हो सकेंगे, ऐड हो सकेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन ईजी से ऐड हो सकेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम बाहर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करनी पड़ेगी। अगर ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करनी पड़ेगी तो टॉप टू बॉटम क्या हो सकता है, EGE क्या हो सकती है, डिक्रीज होगी, ओके। तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।